अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्त अहबाब को मेरे यूट्यूब चैनल में एक दफ़ा फिर से खुशामदीद है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं द साइलेंट पेशेंट बुक के दूसरे हिस्से के 22वें बाब को। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं। मैं काम पे जाते हुए वाटर स्टोन्स गया और एलिस्टस की एक कॉपी खरीदी। तारीफ में लिखा हुआ था कि ये यूरोपाइडस का सबसे कदीम अलमिया था और उसकी सबसे गैर मौसर कामों में से एक था। मैंने इसे रास्ते में ही पढ़ना शुरू किया। ये बिल्कुल भी खास नहीं था। ये एक अनोखा ड्रामा था। हीरो एडमिस्टस की किस्मत में मौत लिखी थी, लेकिन अपोलो की गुफ्तो शनीद की बदौलत इसने एक तजवीज़ दी कि एडमिस्टस मौत से बच सकता है अगर वो अपनी जगह किसी और को मरने पर आमादा कर ले। वो अपनी माँ और बाप को अपनी जगह मरने का कहता है, लेकिन वो किसी गैर यकीनी शराइत में इनकार कर देते हैं। ये जानना मुश्किल था कि एडमिस्टस का क्या किया जाए। ये कोई बहादुराना रवैया नहीं था और कदीम यूनानी ने इसे थोड़ी बेवकूफ़ी भी समझी होगी। एलिस्टस बड़े दिल वाली थी। वो आगे बढ़ी और रज़ाकाराना तौर पर अपने शोहर के लिए मरती है। शायद वो एडमिस्टस की जानिब से अपनी इस पेशकश को ठुकराए जाने की तवक्का कर रही थी, लेकिन वो इसे कबूल कर लेता है और एलिस्टस मर जाती है और हेड्स के लिए रवाना हो जाती है। अगरचे कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, उसका एक खुशकन अंजाम है। एक बेवस एक्स मशीन की तरह हरकुलिस ने एलिस्टस को हेड से छीन लिया और उससे फातिहाना तौर पर जिंदा इंसानों की सरजमीन पर वापस लाया। वो दोबारा जिंदा हो जाती है। एडमिस्टस अपनी बीवी के साथ दोबारा मिलाप पर रो देता है। एलिस्टस के जज्बात को पढ़ना मुश्किल है। वो खामोश रहती है, बोलती नहीं। ये पढ़कर मैं एक झटके से उठ बैठा। मैं इस पर यकीन नहीं कर सका। मैंने फिर से ड्रामे का आखिरी सफ़ा आहिस्ता आहिस्ता और गौर से पढ़ा। एलिस्टस मौत से वापस आई, दोबारा जिंदा हुई, फिर खामोश रही। वो अपने तजर्बे के बारे में बात करने से कासिर है या तैयार नहीं। एडमिस्टस ने मायूसी में हरकुलिस से अपील की, लेकिन मेरी बीवी बोलती क्यों नहीं? कोई जवाब आने वाला नहीं। अलमिया इस वक्त खत्म होता है जब एलिस्टस एडमिस्टस के घर वापस तो आ जाती है, लेकिन बात नहीं करती। क्यों? वो बात क्यों नहीं करती? 22वां बाब, एलिशिया की डायरी। 2 अगस्त। आज दिन और भी गर्म है। बज़ाहिर ये दिन लंदन में ईथन्स के मुकाबले में ज्यादा गर्म है, लेकिन कम से कम ईथन्स में एक साहिल तो है। पॉल ने आज मुझे कैम्ब्रिज से कॉल की। मैं उसकी आवाज़ सुनकर हैरान रह गई। हमने महीनों से बात नहीं की थी। मेरा पहला ख्याल ये था कि आंटी लिडिया की मौत हो चुकी है। मुझे ये कहते हुए शर्म नहीं आती कि मैंने उस पल सुकून महसूस किया, लेकिन पॉल के फ़ोन करने की वजह ये नहीं थी। दरहकीकत मुझे अभी तक यकीन नहीं है कि उसने मुझे फ़ोन क्यों किया था। ये काफ़ी टाल-मटोल कर रहा था। मैं उसके मकसद पर पहुंचने का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंचा। वो पूछता रहा कि क्या मैं ठीक हूँ, गैब्रियल ठीक है, और लिडिया हमेशा जिस हाल में रहती है उसके बारे में बातें करता रहा। मैं चक्कर लगाऊंगी, मैंने कहा। मैं मुद्दत से वहां नहीं आई, जबकि दिल मेरा भी चाहता है। सच ये है कि मेरा उस घर में जाने, लिडिया और पॉल के साथ होने के बारे में बहुत से पेचीदा एहसासात हैं। लिहाजा मैं वहां जाने से गुरेज करती हूँ और खुद को मुजरिम महसूस करती हूँ। लिहाजा मैं वहां नहीं जा सकती। वहां दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगेगा, मैंने कहा। मैं जल्द आकर तुमसे मिलूंगी। मैं अभी थोड़ा बाहर जा रही हूँ, इसलिए। फिर पॉल इतनी कम आवाज में बोला कि मैं उसे समझ न सकी। माफ करना, क्या तुम दोबारा बोल सकते हो? मैंने कहा कि मैं मुसीबत में हूँ। अलीशा, मुझे आपकी मदद चाहिए। क्या बात है? मैं ये बात फोन पर नहीं कर सकता। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मैं नहीं जानती कि मैं इस वक्त कैम्ब्रिज पहुंच सकती हूँ। मैं तुम्हारे पास आऊंगा इस दोपहर, ठीक है? पॉल की आवाज में किसी चीज ने मुझे बगैर सोचे समझे राजी कर लिया। वो बेचैन लग रहा था। ठीक है, क्या तुम मुझे इस बारे में अभी नहीं बता सकते? मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। पॉल ने फोन बंद कर दिया। मैं बाकी सुबह इसके बारे में सोचती रही। इतनी संजीदा बात क्या हो सकती है कि पॉल तमाम लोगों को छोड़कर मुझसे रुजू कर रहा है? क्या लिडिया के बारे में कुछ था या घर के मुतल्लिक? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं दोपहर के खाने के बाद कोई काम करने के काबिल नहीं थी। मैंने गर्मी को इल्जाम दिया, लेकिन हकीकत में मेरा दिमाग कहीं और था। मैं बावर्ची खाने में ही मौजूद रही, खिड़कियों से बाहर झांकती रही, यहाँ तक कि मैंने पॉल को सड़क पर देखा।
اس نے میری طرف ہاتھ ہلایا۔ ہیلو الیشیا۔ پہلے جس چیز نے مجھے پریشان کیا وہ یہ تھی کہ وہ بہت خوفناک نظر آ رہا تھا۔ اس نے بہت زیادہ وزن کھو دیا تھا، خاص طور پر اس کے چہرے، کن پٹیوں اور جبڑوں کے ارد گرد۔ وہ ڈھانچے جیسا اور بیمار لگ رہا تھا، تھکا ہوا، ڈرا ہوا۔ ہم پول ٹیبل پنکھا کے پاس باورچی خانے میں بیٹھ گئے۔ میں نے اسے بیئر کی پیشکش کی، لیکن اس نے کہا کہ وہ اس سے زیادہ مضبوط چیز پینا چاہتا ہے، جس نے مجھے حیران کر دیا کیونکہ مجھے یاد نہیں کہ وہ زیادہ شراب پیتا تھا۔ میں نے اسے تھوڑی سی وسکی دی، اور جب میں نے سوچا کہ میں دھیان نہیں دے رہی تو اس نے پھر بھر لی۔ اس نے پہلے تو کچھ نہیں کہا۔ ہم ایک لمحے کے لیے وہاں خاموشی سے بیٹھے رہے، پھر اس نے وہی بات دہرائی جو اس نے فون پر کہی تھی، وہی الفاظ، میں مصیبت میں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے، کیا یہ پریشانی گھر کے بارے میں ہے؟ پول نے خالی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ نہیں، گھر کے بارے میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ پھر کیا؟ میرے ساتھ مسئلہ ہے، وہ ہچکچایا، پھر آگے بڑھا۔ میں جوا کھیل رہا ہوں اور بہت کچھ کھو چکا ہوں۔ میں بہت ڈرا ہوا ہوں۔ وہ سالوں سے باقاعدگی سے جوا کھیل رہا تھا۔ اس نے کہا کہ اسے یہ عادت گھر سے باہر نکلنے سے شروع ہوئی، کہیں جانے کے لیے، کچھ کرنے کے لیے اور تھوڑی سی تفریح کے لیے۔ اس نے باہر جانا شروع کر دیا، اور میں یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اس پر یہ الزام لگا رہی ہوں۔ لیڈیا کے ساتھ رہتے ہوئے کوئی خوش ہو سکتا ہی نہیں، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ کھو رہا تھا، اور اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے سیونگ اکاؤنٹ میں اب کچھ نہیں بچا تھا، اور کوئی کام شروع کرنے کے لیے بھی اس کے پاس کچھ نہیں تھا۔ تمہیں کتنی ضرورت ہے؟ 20 گرینڈ۔ اب مجھے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم نے 20 گرینڈ کھو دیے؟ ایک ساتھ نہیں، میں نے کچھ لوگوں سے قرض لیا تھا جنہیں واپس کرنا ہے۔ کون سے لوگ؟ اگر میں انہیں واپس نہیں کرتا تو میں مصیبت میں پڑ جاؤں گا۔ کیا تم نے اپنی ماں کو بتایا ہے؟ مجھے جواب پہلے ہی معلوم تھا۔ پول مصیبت زدہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بے وقوف نہیں ہے۔ یقیناً نہیں، امی مجھے مار دے گی۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے الیشیا، اسی لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پول، میں تمہیں واپس کر دوں گا۔ مجھے سب ایک ساتھ نہیں چاہیے، بس تھوڑے تھوڑے سے۔ میں نے کچھ نہیں کہا، اور وہ منتیں کرتا رہا کہ مجھے آج رات کچھ پیسے دینے ہیں۔ اس نے خالی ہاتھ واپس جانے کی ہمت نہیں کی۔ جتنا کچھ میں اسے دے سکتی تھی، کچھ بھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ میں اس کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن مجھے شبہ تھا کہ اسے پیسے دینا اس مسئلے سے نپٹنے کا حل نہیں تھا۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ پول کے لیے قرضوں کو آنٹی لیڈیا سے چھپائے رکھنا بہت مشکل کام ہوگا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اگر میں پول کی جگہ ہوتی تو میں کیا کرتی۔ لیڈیا کا سامنا شاید لون شارک سے زیادہ خوفناک تھا۔ میں آپ کو ایک چیک لکھ دوں گی، میں نے آخر میں کہا۔ پول قابل رحم طور پر شکر گزار نظر آیا، جو بڑبڑا رہا تھا۔ تمہارا شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ میں نے اسے 2000 پاؤنڈ کیش پیمنٹ کی اور ایک چیک لکھ کے دیا۔ میں جانتی ہوں کہ یہ رقم زیادہ نہیں ہے جو وہ چاہتا تھا، لیکن یہ ساری چیزیں میرے لیے نامعلوم تھیں، اور مجھے یقین نہیں تھا کہ میں اس کی ہر بات پر یقین کروں یا نہ کروں۔ اس نے جو کچھ کہا لازم نہیں کہ وہ سچ ہو۔ شاید جب گیبریل سے بات کروں تو میں تمہیں مزید دے سکتی ہوں، میں نے کہا، لیکن یہ بہتر ہے کہ ہم اس سے نپٹنے کے لیے کوئی اور طریقہ تلاش کریں۔ تم جانتے ہو کہ گیبریل کا بھائی ایک وکیل ہے، شاید وہ مدد کر سکتا ہے۔ پول اچھل پڑا، گھبرا کر سر ہلایا۔ نہیں نہیں، گیبریل کو مت بتانا، برائے مہربانی اسے شامل نہ کرنا۔ میں صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کروں گا، میں ضرور کوشش کروں گا۔ لیڈیا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ مجھے لگتا ہے کہ شاید تمہیں۔ پول نے زور سے سر ہلایا اور چیک لے لیا۔ یہ رقم دیکھ کر مایوس نظر آیا، لیکن کچھ بولا نہیں۔ اس کے فوراً بعد وہ چلا گیا۔ مجھے احساس ہے کہ میں نے اسے مایوس کیا۔ یہ ایک ایسا احساس ہے جو مجھے پول کے بارے میں بچپن سے رہا ہے۔ میں ہمیشہ اس کی اپنی توقعات پر پورا اترنے میں ناکام رہی ہوں کہ مجھے اس کے ساتھ ماں جیسا برتاؤ کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اسے بہتر جاننا چاہیے تھا، لیکن میں کسی ماں جیسی نہیں ہوں۔ گیبریل واپس آیا تو میں نے اسے بتایا۔ وہ مجھ سے ناراض تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے پول کو پیسے نہیں دینے چاہیے تھے، اور اس میں میرا کچھ بھی لینا دینا نہیں۔
وہ मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं जानती हूँ कि गैब्रियल सही है, लेकिन मैं शर्मसार नहीं होना चाहती। मैं उस घर और लिडिया से फरार हो चुकी थी, लेकिन पॉल से मुझे कोई शिकायत नहीं थी। वो अभी तक वहां फंसा हुआ था। वो अभी 8 साल का बच्चा है। मैं इसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं नहीं जानती कि कैसे। 6 अगस्त। मैंने सारा दिन पेंटिंग करने में गुजारा और यीशु की तस्वीर के पस मंजर के साथ तजर्बा किया। मैं मैक्सिको में खींची गई सुर्ख घटी हुई जमीन, स्याह और कांटेदार झाड़ियों के तस्वीर के खाके बना रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि इस गर्मी और खुश्की पर कैसे गिरफ्त हासिल की जाए। और फिर मैंने जैन फिलिक्स को अपना नाम पुकारते हुए सुना। मैंने एक लम्हे के लिए उसे नजरअंदाज करने के बारे में सोचा, ये बहाना करके कि मैं वहां नहीं हूँ। लेकिन फिर मैंने गेट की आवाज सुनी। तब बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना सर बाहर निकाला और देखा कि वो बाग से गुजर रहा था। इसने मेरी तरफ हाथ हिलाया। हाय बेबी, क्या मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ? क्या तुम काम कर रही हो? हाँ, मैं काम कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, तुम अपना काम करो। नुमाइश में सिर्फ 6 हफ्ते बचे हैं। तुम जानती हो ना कि तुम बहुत पीछे रह गई हो। वो अपनी परेशान कन हंसी से हंसा। मेरे किसी तासर से पहले ही उसने जल्दी से कहा, मैं मजाक कर रहा हूँ। मैं तुम्हें यहाँ चेक करने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं स्टूडियो में वापस चली गई और उसने मेरा पीछा किया। उसने पंखे के सामने कुर्सी खींची और बैठ गया। उसने सिगरेट जलाया तो धुआं हवा में उसके इर्द गिर्द घूमता रहा। मैं एसल के पास वापस आ गई और अपना ब्रश उठाया। मैं काम कर रही थी तो जेन फ्लिक्स ने बात की। उसने गर्मी के बारे में शिकायत करते हुए कहा कि लंदन इस किस्म के मौसम से निपटने के लिए नहीं बनाया गया था। उसने इसका मवाजना पेरिस और दूसरे शहरों से गैर मुनासिब अंदाज में किया। मैंने कुछ देर बाद उसे सुनना छोड़ दिया। वो शिकायत करता चला गया, खुद को खुद जवाब बनाता, खुद पर तरस खाता, मुझे बेजार करता रहा। वो मुझसे कभी कुछ नहीं पूछता। उसे मुझसे कोई हकीकी दिलचस्पी नहीं है। उन तमाम सालों के बाद भी मैं खुद को जैन फ्लिक्स के किसी शो का तमाशाई महसूस करती हूँ। शायद ये नागवार है। ये मेरा पुराना दोस्त है और वो हमेशा मेरे लिए मौजूद रहता है। वो तन्हा है बस। मैं अभी ऐसी ही हूँ। ठीक है, मैं किसी गलत शख्स के साथ रहने की बजाय तन्हा रहने को तरजीह देती हूँ। यही वजह है कि गैब्रियल से पहले मेरा कोई संजीदा रिश्ता नहीं था। मैं गैब्रियल का इंतजार कर रही थी, किसी सच्चे आदमी का, जो इतना ही इज्जत वाला और सच्चा हो जितने बाकी झूठे थे। जेन फिलिक्स हमेशा हमारे ताल्लुकात पर रश्क करता था। उसने उसे छुपाने की कोशिश की और अब भी पूछता है। लेकिन ये मेरे लिए वाज़ेह है कि वो गैब्रियल से नफरत करता है। वो हमेशा इसकी शिकायतें करता है। उसका ये मतलब है कि गैब्रियल इतना बासलाहियत नहीं है जितना कि वो है, और ये कि वो बेकार और अनापरस्त है। मेरे ख्याल में जैन फिलिक्स को यकीन है कि एक दिन वो मुझे अपने साथ ले जाएगा और ये कि मैं उसके कदमों में गिर जाऊंगी। लेकिन जिस चीज का उसे एहसास नहीं वो ये है कि वो अपनी हर बदतमीजी और घटिया तबसरे के साथ मुझे मजीद गैब्रियल के करीब कर रहा है। जैन फिलिक्स हमेशा हमारी तवील दोस्ती की तरफ इशारा करता है। उसकी ये वो गिरफ्त है जो मुझ पर काबिज है। उन इब्तदाई सालों की शिद्दत, जब सब कुछ हम थे और पूरी दुनिया के खिलाफ थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जैन फिलिक्स को एहसास है कि जब मैं खुश नहीं थी तो इसने मेरी जिंदगी का एक हिस्सा संभाल रखा था। और मुझे जैन फिलिक्स से जो भी प्यार है वो उस वक़्त की बदौलत है। हम एक शादीशुदा जोड़े की तरह हैं जो मोहब्बत से खाली हो चुका है। आज मुझे एहसास हुआ कि मैं उसे कितना नापसंद करती हूँ। मैं काम कर रही हूँ, मैंने कहा। मुझे ज्यादा काम करना है, लिहाजा अगर तुमको इतराज ना हो तो। जैन फिलिक्स के चेहरे का रंग बदल गया। क्या तुम मुझे चले जाने को कह रही हो? मैं तुमको तब से पेंट करते हुए देख रहा हूँ जब तुम पहली बार ब्रश उठाया था। मैं अगर इन तमाम सालों में तुम्हारी तवज्जो हासिल ना कर सका हूं तो तुम्हें ये मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। मैं अब कह रही हूँ। मुझे अपना चेहरा गर्म महसूस हुआ। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकी। मैंने पेंट करने की कोशिश की लेकिन मेरा हाथ कांप रहा था। मैं महसूस कर सकती थी कि जैन फ्लिक्स मुझे देख रहा है। मैं अमली तौर पर उसके दिमाग को चलते हुए सुन सकती थी, जो टक टक करके चक्कर काटता और घूमता महसूस हुआ।
मैंने तुमको परेशान कर दिया है, उसने आखिर में कहा। क्यों? मैं तुम्हें अभी बता चुकी हूँ। तुम मुझे इस तरह बिन बताए नहीं आ सकते। तुमको पहले मुझे टेक्स्ट करना होगा या कॉल करनी होगी। मुझे एहसास नहीं था कि मुझे अपने बेहतरीन दोस्त से मिलने के लिए एक तहरीरी दावत की जरूरत है। एक वक्फा था। उसने मेरी बातों को बुरी तरह महसूस किया। मुझे लगता है कि बातों को दिल में लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैंने ये बात उसे इस तरह नहीं, बल्कि बहुत नरमी से कहने का इरादा किया, लेकिन किसी तरह मैं खुद को रोक नहीं पा रही थी। और मजीद बात ये कि मैं उसे तकलीफ पहुंचाना चाहती थी, मैं शफाक बनना चाहती थी। जेन फिलिक्स, सुनो। मैं सुन रहा हूँ। ये सब कहने का कोई भी आसान तरीका नहीं है, लेकिन शो के बाद तब्दीली का वक्त है। किस चीज की तब्दीली? गैलरी की तब्दीली, मेरे लिए। जैन फिलिक्स ने हैरत से मेरी तरफ देखा। वो एक छोटे लड़के की तरह लग रहा था। मैंने सोचा कि वो रोने वाला है, और मैंने झिंझलाहट के सवा कुछ महसूस ना किया। ये एक नई शुरुआत का वक्त है, हम दोनों के लिए। मैं समझ गया। उसने दूसरा सिगरेट जलाया। और मुझे लगता है ये गैब्रियल का ख्याल है। गैब्रियल का इससे कोई लेना देना नहीं है। वो मेरी सलाहियत से नफरत करता है। बेवकूफ ना बनो। उसने तुमको मेरे खिलाफ भड़काया है। मैं ऐसा होते हुए देख रहा हूँ। वो ऐसा बरसों से करता आ रहा है। ये सच नहीं है। इसके अलावा और क्या तफसीलात हैं? इसके अलावा और क्या तफसीलात हैं तुम्हारे पास मेरी पीठ में छुरा खोंपने की? और क्या वजह हो सकती है? इतने नौटंकी मत बनो। मैं सिर्फ गैलरी के बारे में बात कर रही हूँ। ये बातें तुम्हारे और मेरे बारे में हैं। हम फिर भी दोस्त रहेंगे। हम अब भी साथ साथ वक्त बिता सकते हैं। अगर मैं पहले टेक्स्ट या कॉल करूं तो। वो हंसा और तेजी से बोलना शुरू किया, जैसे मैं उसे रोकने से पहले बाहर निकालने की कोशिश कर रही हूँ। वाओ वाओ वाओ। मैं इस सारे अरसे में किसी चीज पर यकीन रखता आया हूँ, तुम जानती हो, तुम में और खुद में। और अब तुमने फैसला किया है कि वो सब कुछ कुछ भी नहीं, या ऐसा ही कुछ। कोई भी तुम्हारी इतनी परवाह नहीं करता जितनी मैं करता हूँ, तुम जानती हो। कोई भी नहीं। जेन फिलिक्स, प्लीज। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुमने ऐसा फैसला किया है। मैं थोड़ी देर से आपको बताना चाह रही थी। ये कहना वाज़िह तौर पर गलत था। जेन फिलिक्स दंग रह गया। तुम्हारा क्या मतलब है थोड़ी देर से? कितनी देर से? मैं नहीं जानती, लेकिन थोड़ी देर से। और तुम मेरे लिए नाटक कर रही हो? ये क्या है अलिशिया? ये सब इस तरह खत्म ना करो। मुझे इस तरह मत छोड़ो। मैं तुम्हें छोड़ नहीं रही। इतने नादान मत बनो। हम हमेशा दोस्त रहेंगे। चलो इस बात को रहने देते हैं। तुम जानती हो कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मुझे जुम्मे वाले थिएटर के बारे में तुमसे बात करनी है। उसने अपनी जैकेट से दो टिकट निकाले और मुझे दिखाए। वो नेशनल थिएटर में यूरोपाइडस के किसी खेल के टिकट थे। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अलविदा कहने का ये बहुत मुहज़्ज़ब तरीका है, क्या ख्याल है? तुम्हें बहुत पुराने वक्त की कसम, ना मत कहना। मैं हिचकिचाई। ये आखिरी चीज थी जो मैं करना चाहती थी, लेकिन मैं उसे मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। मुझे लगता है कि मैं किसी भी बात पर राजी हो सकती थी, सिर्फ उसे वहां से निकालने के लिए। तो मैंने हाँ कह दी। 10:30 बजे जब गैब्रियल घर पहुंचा तो मैंने उससे जेन फिलिक्स के साथ होने वाले वाकयात के बारे में बात की। उसने कहा कि वो ऐसे भी हमारी दोस्ती को कभी समझ ना सका। उसने कहा कि जैन फिलिप्स डरावना है और उसे पसंद नहीं, वो जिस तरह उसे देखता है। और वो कैसे? जैसे वो तुम्हारा या किसी और चीज का मालिक है। मुझे लगता है कि तुमको अपने शो से पहले ही गैलरी से निकल जाना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कर सकती। बहुत देर हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि वो मुझसे नफरत करे। आप नहीं जानते कि वो कितना इंतकामी हो सकता है। ऐसा लगता है तुम इससे डरती हो। मैं डरती नहीं हूँ। उसे आहिस्ता आहिस्ता दूर करने का यही आसान तरीका है। जितनी जल्दी हो सके इससे जान छुड़ाओ। वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम जानती हो, है ना? मैंने बहस नहीं की। लेकिन गैब्रियल गलत है। जैन फिलिक्स को मुझसे प्यार नहीं है। वो मुझसे ज्यादा मेरी पेंटिंग से मुंसलिक है। उससे दूर होने की एक और भी वजह है। वो ये कि जैन फिलिक्स को मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं।
अगरचे गैब्रियल की एक बात दुरुस्त थी, मैं उससे डरती हूँ। 23वां बाब। मुझे डियोमेडोस अपने दफ्तर में मिल गया। वो हारमोनिका के सामने एक स्टूल पर बैठा था। हारमोनिका का फ्रेम एक बड़ा सजा हुआ और लकड़ी का बना हुआ था, जिसका शावर सुनहरी तारों का था। ये बहुत खूबसूरत चीज है, मैंने कहा। डियोमेडोस ने सर हिलाया। और उसको बजाना बहुत मुश्किल है। उसने प्यार से तारों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए मुजाहरा किया। कमरे में एक साज की लहर गूंज गई। क्या तुम तजर्बा करना चाहते हो? मैं मुस्कुराया और सर हिलाया। वो हंसा। मैं तुमसे पूछता रहता हूँ, तुम देख रहे हो। उम्मीद है कि तुम अपना ख्याल बदल दो। अगर मैं साबित कदम नहीं हूं तो कुछ भी नहीं हूं। मैं ज्यादा म्यूजिकल नहीं हूँ। स्कूल में मेरे म्यूजिक टीचर ने मुझे किसी गैर यकीनी अल्फाज में ये बताया था। थेरेपी की तरह म्यूजिक भी एक ताल्लुक के बारे में है, और मुकम्मल तौर पर उस उस्ताद पर मुनहसिर है जिसे आप मुंतखब करते हैं। कोई शक नहीं कि यह सच है। उसने खिड़की से बाहर झांका और स्याह आसमान की तरफ सर हिलाया। उन बादलों में बर्फ भरी है। ये मुझे बारिश के बादलों की तरह लगते हैं। नहीं, उनमें बर्फ है। मुझ पर भरोसा करें। मैं ग्रेग शेपर्ड्स की एक लंबी कितार से आया हूँ। आज बर्फबारी होगी। ड्यूमोडस ने बादलों को आखिरी बार पुरुमीद नजरों से देखा, फिर मेरी तरफ पलटा। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ थियो? ये देखें। मैंने ड्रामे की कॉपी डेस्क पर खिसका दी। उसने उसकी तरफ देखा। ये क्या है? यूरोपाइडस का गमगीन ड्रामा। मैं ये देख सकता हूँ, लेकिन तुम मुझे ये क्यों दिखा रहे हो? हाँ, ये एलिस्टस है। ये नाम अलिशिया ने अपने सेल्फ पोर्ट्रेट को दिया था, जो उसने गैब्रियल के कत्ल के बाद पेंट की थी। ओह, हाँ हाँ, बिल्कुल। ड्यूमोडस ने उसे मजीद दिलचस्पी से देखा। उसने खुद को एक अलमनाक हीरोइन के तौर पर कास्ट किया है। शायद मुझे तस्लीम करना चाहिए, मैं उसकी बजाय उलझ गया हूँ। मैंने सोचा कि आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। क्यों, मैं यूनानी हूँ? वो हंसा। तुम्हारे ख्याल में मुझे हर यूनानी सान्हे का बेहतरीन इल्म होगा? मुझसे तो बेहतर ही होगा। समझ में नहीं आता कि क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर अंग्रेज शेक्सपियर के कामों से वाकिफ है। उसने मुझे एक तरस भरी मुस्कुराहट से देखा। खुशकिस्मती से आपके और हमारे मुल्क के दरमियान यही फर्क है। हर यूनानी अपने अपने सानेहात से वाकिफ है। यही सानेहात ही हमारे अफसाने, हमारी तारीख और हमारा खून है। फिर आप इसमें मेरी मदद कर सकेंगे? जो मेडुस ने उसे उठाया और उसका जायजा लेने लगा। आपको क्या मुश्किल पेश आ रही है? मेरी मुश्किल ये है कि वो बात नहीं करती। अलिस्टस अपने शोहर के लिए मर जाती है और आखिर में वो दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन खामोश रहती है। ओह, अलिशा की तरह? जी हाँ। मैं एक बार फिर सवाल करता हूँ कि इसमें क्या मुश्किल है? हाँ, जाहिर है कि एक लिंक है, लेकिन इससे समझ नहीं आ सकता कि आखिर अलिस्टस क्यों नहीं बोलती। अच्छा, तो तुम क्या समझते हो? मैं नहीं जानता। वो जज्बात पर काबू पा चुकी है शायद। मुमकिन है, पर कैसा जज्बा? खुशी का? खुशी? वो हंसा। थियो, सोचो, तुम्हें कैसा लगेगा तुम दुनिया में जिस शख्स से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, वो शख्स अपनी बुजदिली से तुमको मौत की सजा दे। ये तो बहुत बड़ा धोखा है। आप कह रहे हैं कि वो परेशान थी। क्या तुमको कभी धोखा नहीं दिया गया? इस सवाल ने मेरे सीने को छुरी की तरह काट दिया। मैंने महसूस किया कि मेरा चेहरा सुर्ख हो रहा है। मेरे होंठ हिले, लेकिन आवाज नहीं निकली। ड्यूमोडिस मुस्कुराया। मैं देख सकता हूँ कि तुमको भी धोखा मिला है। तो मुझे बताओ, अलिस्टस में क्या चीज महसूस होती है? मुझे इस बारे में जवाब मालूम था। नाराजगी। वो नाराज है। जी हाँ। ड्यूमोडिस ने सर हिलाया। गुस्से से भी ज्यादा कोई चीज। वो कातिल है। गुस्से के साथ उसने कहका लगाया। कोई समझ नहीं सकता, लेकिन हैरानी होती है कि मुस्तकबिल में उनका रिश्ता कैसा होगा। अलिस्टस और एडमिस्टस का एतमाद एक बार फिर खो जाए तो उसे दोबारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। मुझे बोलने में, खुद पर भरोसा करने में चंद सेकंड लगे। और अलिशिया? मतलब? अलिस्टस के शोहर की बुजदिली की वजह से उसको मरने की मुजामत करनी पड़ी। और अलिशिया?
नहीं, अलीशा नहीं मरी। जिस्मानी तौर पर नहीं, उसने लटकती हुई बात छोड़ दी। नफ्सियाती तौर पर, दूसरे लफ्जों में। आपका मतलब है कि कुछ हुआ होगा उसकी रूह को मारने के लिए, उसके जिंदा होने के एहसास को खत्म करने के लिए। मुमकिन है। मैंने खुद को गैर मुतमिन महसूस किया। मैंने किताब उठाई और उसे देखा। सरूक पर एक क्लास की मुजस्मा था, एक खूबसूरत औरत जो संगे मरमर में अमर हो गई थी। मैंने उसे घूरते हुए सोचा कि जैन फिलिक्स ने मुझसे क्या कहा था। अगर एलिस्टस की तरह मर गई है तो हमें इसे दोबारा जिंदा करने की जरूरत है। दोस्त, मुझे ये महसूस होता है कि अगर अलिशिया का फन उसके इजहार के जरिए मुमकिन है तो हम उसे मौका कैसे फराहम करेंगे, और हम ये कैसे कर सकते हैं। कैसा रहेगा कि हम उसे पेंट करने दें। टिमोडस ने मुझ पर हैरत ज़दा नजर डाली। उसके बाद उसने एतराज में हाथ उठाया। उसके पास पहले ही आर्ट थेरेपी मौजूद है। मैं आर्ट थेरेपी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अलीशा के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो तन्हा अपनी मर्जी से काम करे। उसे अपने आप को जाहिर करने दे, अपने जज्बात को आज़ाद करने दे। ये हैरत अंगेज हो सकता है। टिमोडस ने एक लम्हे के लिए कोई जवाब नहीं दिया। उसने इस पर गौर किया। तुमको उसके आर्ट थेरेपिस्ट के साथ बात करना चाहिए। क्या तुम उससे मिले हो? उसका नाम रोवीना हार्ट है। उससे बात करना आसान नहीं है। मैं उससे बात करूंगा, लेकिन क्या आप मुझे इजाजत देते हैं? जो मडुस ने कंधे उचकाए। अगर तुम रोनिया को कायल कर सकते हो तो आगे बढ़ो, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूँ कि वो ये ख्याल पसंद नहीं करेगी। वो इसे जरा भी पसंद नहीं करेगी। 24वां बाब। मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा आइडिया है, रोमिनिया ने कहा। वाकई? मैंने हैरान होने की कोशिश की। जी हाँ, सिर्फ एक मसला है, अलिशा ऐसा नहीं करेगी। आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं? रोवेनिया ने तंजिया अंदाज में कहा। क्योंकि अलीशा सबसे कम रद्द अमल जाहिर करती है। मैंने इस किस्म की खामोश कुतिया के साथ कभी काम नहीं किया। ओह। मैं रोवेनिया के पीछे आर्ट रूम में गया। फर्श पर एब्स्ट्रैक्ट मोज़ेक की तरह रंग के छींटे बिखरे हुए थे और दीवारों को आर्ट वर्क से ढांप दिया गया था, जिनमें कुछ अच्छे कुछ अजीब थे। रोवेनिया के सुनहरे छोटे बाल, गहरे नकाश और थका हुआ अंदाज था, जो बिलाशुबा बेशुमार मरीजों की वजह से था। अलिशिया बिलाशुबा ऐसी ही एक मायूसी थी। क्या वो आर्ट थेरेपी में हिस्सा लेती हैं? मैंने पूछा। नहीं। रोवेनिया ने बात करते हुए आर्ट वर्क को शेल्फ पर सजाना जारी रखा। जब उसने ग्रुप में शमूलियत इख्तियार की तो मुझे बहुत उम्मीदें थी। मैंने उसके खैर मकदम के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो खाली सफ़े को घूरती रही, यहीं बैठी रही। कोई भी चीज उसे पेंट करने या पेंसिल उठाने के काम में आमादा न कर सकी। ये दूसरों के लिए एक खौफनाक मिसाल है। मैंने हमदर्दी से सर हिलाया। आर्ट थेरेपी का मकसद मरीजों को ड्राइंग और पेंटिंग करवाना है, और उससे भी अहम बात, हमारी इनकी आर्ट वर्क के बारे में बात करना और उनके जज्बाती हालत से जोड़ना है। हकीकत में उनकी बेहिसी के सफ़ात पर लाने का ये एक बेहतरीन तरीका है, जहां उनके बारे में सोचा जा सकता है और बात की जा सकती है। हमेशा की तरह ये थेरेपिस्ट की इनफरादी महारत पर मुनहसर है। रूथ कहती है कि बहुत ही कम थेरेपिस्ट काबिल या अहल हैं, वरना ज्यादातर तो सिर्फ प्लम्बर थे। रोवेनिया भी मेरी राय पर एक प्लम्बर ही थी। वो वाज़ियत तौर पर अलीशा को नजरअंदाज कर रही थी। मैंने हर मुमकिन हद तक मुतमिन होने की कोशिश की। शायद ये उसके लिए तकलीफ दे है, मैंने नरमी से कहा। तकलीफ दे? ठीक है। एक बार सलाहियत आर्टिस्ट के लिए दूसरे मरीजों के साथ बैठकर पेंट करना आसान नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि वो इनसे बाला है। मैंने उसका काम देखा है। मैं उसकी बिल्कुल भी ज्यादा तारीफ नहीं कर रहा। रोमेनिया ने अपना मुंह बनाया, जैसे उसने कोई नागवार चीज चख ली हो। तो इसकी वजह हसद थी कि रोवेनिया अलीशा को नापसंद करती थी? कोई भी इस तरह पेंट कर सकता है, रोवेनिया ने कहा। किसी चीज की तस्वीरी हकीकत पसंदीदाना नुमाइंदगी करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उसके बारे में नुक्ता नजर रखना मुश्किल है। मैं अलीशा के फन के बारे में किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता था।
तो क्या मैं उसे अपने जिम्मे ले सकता हूँ? रोवेनिया ने मुझ पर एक तेज नजर डाली। वो अब आपके जिम्मे है। शुक्रिया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। रोवेनिया ने हकारत से बड़ी सांस ली। आप उसको आर्ट वर्क का सामान फराहम करेंगे? मेरा प्रोजेक्ट मुझे इजाजत नहीं देता।